प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में कैदी और कोकिला कविता के पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का कार्य चल रहा है। अभी पिछले टर्न में मैंने इसी पाठ के 1 से 4 तक जो प्रश्न थे उनके उत्तर वीडियो के माध्यम से समझाया था और लिख करके भी उन्हें लिखने के लिए प्रेषित किया था। तो उम्मीद है कि आप सभी ने सभी प्रश्न उत्तर कापी में लिख लिए होंगे। इसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 5 से कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 जो दिख रहा है उसमें भाव स्पष्ट करने की बात की गई है। भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। किसका भाव स्पष्ट करना है? नीचे कविता की लाइनें लिखी, इन कविता की लाइनों का भाव स्पष्ट करना है, भावार्थ एक रचना का लिखना है। कामे मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, और खामे हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का। इस पंक्ति के माध्यम से रचनाकार के भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं इनको। पहले कविता आप जानते हैं, कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी, रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक। का नंबर मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, ठीक। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो बच्चों देखिए कि कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वो कोयल के मधुर स्वर में बची है। कवि के अनुसार, माखनलाल चतुर्वेदी जी के अनुसार, उनका मानना है कि संसार में कष्ट ही कष्ट हैं। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वो कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल को मृदुलता की रखवाली करने वाली है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है, उसे इसका दायित्व सौंपा गया है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती। वो उससे
पूछना चाहता है कि तुम्हें तो मृदुल रखवाली कहा गया है, मृदुलता की रखवाली करने वाली कहा गया है, और तुम यहाँ जेल में अर्धे रात्रि में गूंज करके क्या कहना चाहती हो, क्या संदेश देना चाहती हो। ठीक है ना। कोयल का कंठ इतना कोमल और मधुर है कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व उसे सौंपा। ठीक है ना। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो कवि के अनुसार इस संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, और कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो कोयल के मधुर स्वर में बची है। कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है कि मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। तो फिर तुम बताओ कि तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। तुम आखिर जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहते। ठीक है। इसी में जो खा नंबर है हमारा, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है। तो देखिए, इसमें कवि ने जेल की असीम जो यातनाएं हैं उनके संबंध में लिखा है। ठीक है। यहाँ पर कवि ने ब्रिटिश शासन में जेल में जो असहनीय यातनाएं दी जाती थीं, तो उन असहनीय यातनाओं को झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वो अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम पशुओं से लिया जाता था वो कैदियों से लिया जा रहा है। इन कैदियों के साथ पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, सख्त व्यवहार किया जा रहा है पशुओं की तरह, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है वो ढीली पड़ रही है। कहता है ना, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का। साहस पूर्वक धैर्य के साथ भारतीय कैदी आजादी के मतवाले सख्त कार्य स्वाभिमान पूर्वक कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन का मुकाबला कर रहे हैं। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अब अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते हैं। एक दिन उनको यहाँ से जरूर भागना पड़ेगा, जरूर उन्हें देश को आजाद करना पड़ेगा, ऐसा उन्हें आभास होने लगा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेश, क्या अंदेशा है।
ठीक है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? ठीक है। इस बात के लिए कवि रात में कोयल की आवाज सुनकर के क्या अंदेशा करता है, क्या सोचता है? तो देखिए, कवि को इस बात का अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर किए जाने वाले घोर अत्याचार को देखकर द्रवित हो उठी है, दुखी है। कवि को ऐसा लगता है कि कारागार में कैदियों के साथ जो घोर अत्याचार हो रहा है उसको देखकर कोयल भी दुखी हो उठी है, द्रवित हो उठी है। इसीलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। ये आवाज दुख भरी, वेदना भरी आवाज निकली। ठीक है ना? कवि को इस बात का अंदेशा है कि कारागार में कैदियों के साथ जो घोर अत्याचार हो रहा है उसको देखकर शायद कोयल का हृदय द्रवित हो उठा है, वो दुखी हो गई है और इसीलिए दुख के मारे आधी रात में उसके मुख से चीख निकल पड़ी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ठीक है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ये आपको इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए, इसमें आपने कविता में पीछे पढ़ा है, कोई बता सकता है कि कौन सी लाइनें पढ़ी हैं? किस लाइनों में इसका अर्थ मालूम पड़ता है? जरा सोचिए, विचार करिए। जिसने कविता को 2-3 बार पढ़ा होगा या ध्यान से पढ़ाते समय भी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसे ये लाइनें याद आ जाएंगी। कोशिश करिए। देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूं कि कवि कोयल से कह रहा था कि तुम तो स्वच्छंद आकाश में उड़ती हो, चारों तरफ हरियाली में भी, और मैं तो इस काल कोठरी में 10 फुट की रहता हूं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी। ये जो विषमता है कोयल की और कवि की, जो इस विषमता है, इस विषमता पर वो ईर्ष्या करता है। समझ गए ना? कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है।
जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रहा है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है, मजबूर है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। इन्हीं सभी बातों के लिए कवि कोयल से ईर्ष्या करता है। ठीक है ना? इन्हीं सभी बातों के लिए कवि कोयल से ईर्ष्या कर रहा है। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब नष्ट करने पर तुली है? ठीक है, प्रश्न नंबर 8 लिखेंगे। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं? जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। ठीक है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हैं? तो देखिए बच्चों, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित हैं। यानी जब ओस से सनी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थीं, तब कोयल का गान सुनाई देता था, तब वो अपना गीत सुनाती थी। जब ओस से सनी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थी, तब कोयल गान सुनाती थी। प्रातःकाल की बात हो रही है। विंध्याचल की बात कवि कहता है कि जब विंध्याचल पर्वत से गिरने वाले झरनों पर कोयल गान सुनाती थी। जब विंध्याचल पर्वत की बहुत बहुत ऊंची चोटियों पर कोयल गान सुनाती थी। जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कांपने वाली हवा के बीच कोयल गान सुनाती थी, उस समय की याद। अब कोयल इन सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर इसलिए तुली है क्योंकि वो अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध है, दुखी है। इसलिए वो सब इन स्मृतियों को जो कवि के मन मस्तिष्क पर है उनको नष्ट करने पर तुली है। ठीक है, और इसी में बच्चों एक प्रश्न और आज लेंगे। अभी प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? कवि ने हथकड़ियों को गहना के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है, इसके विषय में आपने पहले पंक्ति पढ़ी है।
जिसमें कवि ने गौरव की बात की है, गर्व महसूस करता है हथकड़ियों को पहने हुए अपने देश के लिए। गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। कवि कहते माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसीलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। ठीक है, तो बच्चों आज आप सभी ये प्रश्न नंबर 5 से लेकर के 9 तक अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही आज का कार्य समाप्त होता है। अगले दिन इसके जो अन्य प्रश्नोत्तर हैं उनको लेकर प्रस्तुत होंगे और इस तरह से यह काव्य खंड भी आपका समापन की ओर है।